भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यानमाला के 10वें व्याख्यान में आज रविवार दिनांक 27 दिसंबर 2020 को मैं मैत्री इंडिया टीवी चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें सार्वभौम लोक कहता है उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सप्रेम जय भीम भी। आज के इस व्याख्यान का विषय है माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा द्वारा गठित विविध समितियों के माध्यम से और संविधान सभा की चर्चा में सहभाग द्वारा भावी संविधान के ढांचे के निर्माण में योगदान। फिर से दोहराता हूँ, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा द्वारा गठित विविध समितियों के माध्यम से और संविधान सभा की चर्चा में सहभाग द्वारा भावी संविधान के ढांचे के निर्माण में योगदान। अब हम संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जानने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस विषय में 3 बातें हैं। एक तो संविधान के ढांचे का निर्माण। संविधान के ढांचे के निर्माण में संविधान सभा द्वारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम के अंतर्गत अर्थात लोकतांत्रिक सांसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रक्रिया संविधान के ढांचे के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है और स्वीकृत की गई थी, उस प्रक्रिया के बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि संविधान निर्माण की यह प्रथम अवस्था है। संविधान निर्माण का यह प्रथम चरण है। दूसरा, इस चरण को पूरा करने के लिए, इस चरण को संपन्न करने के लिए संविधान सभा द्वारा विविध विषयों पर विविध समितियों का गठन किया गया था। यह सारी प्रक्रिया सांसदीय प्रणाली के अंतर्गत की गई थी, क्योंकि संविधान का निर्माण ध्यान में रहे, यह सांसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत प्रणाली के डेमोक्रेटिक सिस्टम से यह प्रक्रिया पूरी की गई थी। विविध समितियां स्थापित की गई थी, समितियों को विषय दिए गए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन समितियों में माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सदस्य के नाते जो योगदान दिया, बाद में समितियों की रिपोर्ट्स और सिफारिशें जब संविधान सभा में प्रस्तुत की गई, तब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चर्चा में सहभागी होकर जो योगदान दिया, उसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे, उसके बारे में आज हम संवाद प्रस्तावित करेंगे। 3 बातें हैं। एक, संविधान के ढांचे का निर्माण। 2, उसके लिए गठित की गई समितियां। 3, उसमें माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान। और साथ ही जब समितियों की रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत की गई, तब उसमें जो चर्चा हुई, उस चर्चा में उनके योगदान की बात हम करेंगे, क्योंकि यह पहलू ऐसा है, इस पहलू पर बहुत अधिक जानकारी संविधान सभा डिबेट्स के अलावा और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और जिन्होंने संविधान सभा डिबेट्स नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए समितियां क्या थी, समितियों के विषय क्या थे, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन सी समिति में थे, उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी अन्य स्रोतों से अधिक उपलब्ध नहीं है। और इसीलिए हमें यह बात जान लेना आवश्यक है। थोड़ा सा पूर्वार्ध में बताना चाहूँगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा आरंभ हुई। 9, 10, 11, 12 औपचारिकताएं पूरी की गई। औपचारिकताओं का अर्थ यह है कि सदस्यों को शपथ दिलवाई गई और स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए 12
दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ध्येय एवं उद्दिष्ट संबंधी प्रस्ताव रखा गया, जिसके बारे में विस्तार से हम बातचीत कर चुके हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। परंतु ये तिथि जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, यह तिथि बड़ी इम्पोर्टेंट है। 16 दिसंबर 1946 को बैरिस्टर एम.आर. जयकर द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर संशोधन रखा गया और बैरिस्टर एम.आर. जयकर ने उसके संबंध में जो वक्तव्य दिया, उसके संबंध में भी हमें जानकारी प्राप्त है। 17 दिसंबर 1946 को माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में पहला भाषण हुआ। भाषण था पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव और बैरिस्टर जयकर का संशोधन। बैरिस्टर जयकर ने अपने संशोधन के माध्यम से जब तक मुस्लिम लीग और संस्थानों के प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आते, तब तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के रिजोल्यूशन पर चर्चा स्थगित की जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा था। उन्होंने अपने लॉजिक रखा, उन्होंने अपने कारण दिए, उन्होंने अपना युक्तिवाद भी किया। इस संशोधन के समर्थन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपना युक्तिवाद किया, अपना लॉजिक रखा, अपनी बात कही और संविधान सभा को आह्वान किया। संविधान सभा को आह्वान किया, आपके पास बहुमत है, आपके पास बहुमत की सत्ता है, बहुमत की सत्ता के चलते आप कोई भी निर्णय ले सकते हो। परंतु बर्क का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि एडमंड बर्क ने कहा था कि सत्ता के साथ जिनके पास बहुमत की सत्ता है, उन्होंने शून्यता का भी परिचय देना चाहिए। पावर एंड विजडम, पावर एंड विजडम दोनों हो तो पावर का सही उपयोग होता है, अन्यथा पावर ब्रूट पावर हो जाती है, मेजॉरिटी ब्रूट मेजॉरिटी हो जाती है और अल्पसंख्यकों की बात सुने बिना उन पर अपने निर्णय थोपे जाने की संभावना है। इससे लोग जुड़ते नहीं, जो आना चाहते हैं वो भी नहीं आएंगे। इसीलिए मुस्लिम लीग को आमंत्रित करना है और संविधान संस्थानों के प्रतिनिधि को जल्दी से बुलाना है, तो निगोशिएशंस कीजिए, बातचीत कीजिए। बाद में आपके पास सत्ता है, सत्ता का उपयोग तो आप कभी भी कर सकते हो, परंतु न तो संविधान सभा ने ब्रूट मेजॉरिटी, क्योंकि आज के संसद में भी सत्ता पक्ष की ऐसी ही बहुमत है, जिसको हम ब्रूट मेजॉरिटी कहते हैं, जिसको क्रूर बहुसंख्यांक कहा जाएगा। इस प्रकार और जो चाहे वो निर्णय ले रहे हैं, बिना विरोधी पक्ष को अपने साथ लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। संविधान सभा में भी कांग्रेस का ऐसा ही बहुमत था और उस बहुमत ने शून्यता का परिचय नहीं दिया। बैरिस्टर जयकर की बात नहीं सुनी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात नहीं सुनी, बाकी किसी की बात को सुनने का तो सवाल ही नहीं था। और 24 जनवरी 1947 को चर्चा के पश्चात चर्चा हुई। 24 जनवरी 1947 तक काय पर चर्चा हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की रिजोल्यूशन पर चर्चा हुई और चर्चा के पश्चात 24 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स संविधान सभा ने स्वीकृत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखते समय कहा था कि यह सिर्फ प्रस्ताव नहीं है, यह सिर्फ रिजोल्यूशन नहीं है, यह संविधान का फाउंडेशन है। संविधान की हमें जो रचना करनी है, उस जिस बेस पर, जिस फाउंडेशन पर होगी, उस बेस को मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूँ, देश के समक्ष रख रहा हूँ, दुनिया के सामने रख रहा हूँ। बैरिस्टर जयकर ने भी ये कहा कि यह प्रस्ताव फाउंडेशन का प्रस्ताव है। आप बुनियाद रख रहे हैं संविधान की, और बुनियाद रखते समय सारे ही लोगों को साथ में लेना जरूरी है। जब तक साथ में नहीं लोगे, तब तक आप
लोगों को जोड़ नहीं पाओगे। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी यह स्वीकार किया था, यू आर जस्ट लेडिंग ए फाउंडेशन, आप बेस रख रहे हो, आप बुनियाद रख रहे हो संविधान की, और ऐसी स्थिति में शून्यता का परिचय आवश्यक है। परंतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस बुनियाद के आधार पर, किस बुनियाद के आधार पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे संविधान की बुनियाद कहा गया था, समय के चलते चलते इसमें भी परिवर्तन होता गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब अवसर मिला तो इस प्रस्ताव को टोटली बदलकर अपने को, संविधान को, देश को, सभा को जो अधिक उचित लगा ऐसा प्रीएम्बल संविधान में रख दिया। परंतु आरंभ में इसी को बेस मानकर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई 24 जनवरी 1947 के बाद। 24 जनवरी 1947 इसलिए क्योंकि उस दिन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। जब आधार बन गया, बेस बन गया, फाउंडेशन आ गया, बुनियाद खड़ी हो गई, तो इमारत बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। और इसीलिए 24 जनवरी 1947 के बाद संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस प्रक्रिया को भी जानना जरूरी है। इसको दो प्रकार से जाना जा सकता है। एक तो समय अवधि के अनुसार हम जानने की प्रयास करेंगे, और दूसरा, जैसा मैंने बार बार कहा है कि सांसदीय प्रणाली के अंतर्गत संसद में, विधानमंडल में कोई भी प्रस्ताव पारित करना है तो उसको फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग कहा जाता है। पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। इसका अर्थ यह है कि प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता को 3 बार प्रस्ताव रखना होता है और 3 बार प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद ही उस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई, ऐसा कहा जाता है। तो हम पहले समयावधि की बात करेंगे। जैसा मैंने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा आरंभ हुई और 24 जनवरी 1947 को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का प्रस्ताव पारित किया गया। इसको हम कहेंगे बुनियाद रखने वाली बात। बुनियाद रखने के लिए इतना समय लग गया। कब से कब तक? 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1947 तक संविधान किस फाउंडेशन पर बने, किस बुनियाद पर बने, इसकी बुनियाद रखने के लिए इतना समय लगा, इतनी चर्चा होगी। दूसरा अवधि 24 जनवरी 1947 से लेकर तो 29 अगस्त 1947 तक। बुनियाद के आधार पर इस समयावधि में ढांचे का निर्माण किया गया। संविधान कैसे हो इसकी फ्रेम बनाई गई। इसके लिए विविध विषयों की समितियां बनाई गई। समितियों को विषय दिया गया, विषय पर उन्हें चर्चा करने को कहा गया। आवश्यकता हो तो उपसमितियां बनाई गई और उन्होंने चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी सिफारिशें दी और सिफारिशों को संविधान सभा में चर्चा करके अंतिम रूप दिया गया। और इस प्रकार से अंतिम रूप देने के बाद संविधान का ढांचा तैयार हो गया, फ्रेम तैयार हो गई कि भाई जैसे हम नक्शा बनाते हैं ना, ये बुनियाद है, यहाँ दीवार हो गई, यहाँ होगा, उसी प्रकार से एक प्रकार से फ्रेम तैयार हो गए। और इस फ्रेम में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति का गठन किया गया। संविधान मसौदा समिति बने, ढांचा, बुनियाद तैयार हो गई, ढांचा तैयार हो गया और उस ढांचे को जैसे अभी स्केलेटन तैयार हो गया, उसमें फ्लैश, ब्लड, फ्लैश और प्राण प्रस्तापित करने के लिए संविधान मसौदा समिति का 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया और 30 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति ने माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना। ऐसे ही नहीं चुना, उसके लिए जानना होगा कि समितियों में क्या योगदान है। 17 दिसंबर 1946 का तो योगदान है ही,
उन्होंने तो प्रस्तापित कर दिया कि मैं आपके इतना ही राष्ट्रनिष्ठ हूं, मेरी निष्ठा, मेरा समर्पण आपसे बढ़कर नहीं हो सकता, शायद नहीं है, परंतु आपसे कम भी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह प्रस्तापित किया कि समय आने पर देश के लिए मैं अपनी सेवाएं समर्पित करने के लिए तैयार हूं। पक्ष भेद, जाति भेद, मेरे लोगों का हित, यह सारा थोड़ा सा बाजू रखकर भी मैं देश हित के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे देश के हित में ही मेरे लोगों का भी हित है, मेरे देश के कल्याण में मेरे लोगों का भी कल्याण है। समष्टि में व्यष्टि भी समाविष्ट होती है। इसीलिए तो संविधान का घोष वाक्य था ना कि मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। इसीलिए संविधान बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बना है। भारत का संविधान जब डॉक्टर अंबेडकर ने निर्माण किया तब उनके सामने लक्ष्य था मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। उसको बुद्ध के शब्द में कहना हो तो हम कहेंगे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यह भारत का संविधान है। सारे ही लोगों को खुश करना, सारे ही लोगों को समझाना किसी को भी संभव नहीं हुआ, बुद्ध को नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा बहुजन हिताय। अंबेडकर को भी संभव नहीं था, इसलिए घोष वाक्य रहा मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर। तो दूसरा समयावधि था 24 जनवरी 1947 तो 29 अगस्त 1947 तक, मसौदा समिति के निर्माण तक। उसके बाद में तीसरा अवधि है 29 अगस्त 1947 से 4 नवंबर 1948 तक। इस दरमियान संविधान सभा नहीं थी, संविधान सभा स्थगित हो गई थी। संविधान सभा को कोई काम नहीं था, क्योंकि मसौदा समिति को मसौदा बनाने का काम सौंपने के बाद संविधान सभा के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए संविधान सभा नहीं चल रही थी। परंतु 15 अगस्त 1947 के बाद पार्लियामेंट बन गई थी संविधान सभा, और पार्लियामेंट का काम चालू था, संसद का काम चालू था, जिसके बारे में फिर हम बातचीत करेंगे। तो मसौदा समिति ने अपना काम आरंभ किया। मसौदा समिति माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी थी। उन्होंने अपना काम आरंभ कर दिया, मसौदा बनाने का काम आरंभ हुआ, मसौदा लोगों के लिए खुला किया गया, लोगों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की, और संविधान सभा के अध्यक्ष को मसौदा सौंप दिया गया कि आगे मसौदे पर चर्चा का कार्यक्रम, एजेंडा वह निश्चित करे। इसीलिए अध्यक्ष के नाते अध्यक्ष को, राजेंद्र प्रसाद को नहीं कहूंगा मैं, संविधान सभा के अध्यक्ष को मसौदा समिति के अध्यक्ष ने एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत, सांसदीय प्रक्रिया के तहत संविधान का मसौदा सौंप दिया, चर्चा का विषय। तो यह तीसरा फेज था, तीसरा चरण था। और चौथा चरण था 4 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। 4 नवंबर 1948 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में मसौदा प्रस्तुत किया। इसलिए 4 नवंबर महत्व का है। मैं अनुरोध करता हूं दर्शकों से कि 17 दिसंबर 1946 का माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भाषण पढ़े, ओरिजिनल। मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ, उससे आपका समाधान नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए कि मैंने पढ़ना चाहिए वो भाषण। उसी प्रकार से 4 नवंबर 1948 का भाषण भी पढ़ना चाहिए आप लोगों को। हम बात करेंगे उसके ऊपर, निश्चित तौर पर बात करने जा रहे हैं, परंतु यह बात
संतुष्टि नहीं देगी, आपको देना भी नहीं चाहिए। आपकी उत्सुकता जगनी चाहिए कि मुझे ओरिजिनल भाषण पढ़ना है, डिबेट्स में आप पढ़ सकते हो। और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृति दी। यह था चौथा चरण। माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने 17 नवंबर 1949 को प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा ने जो संविधान निर्धारित किया है उसे स्वीकार किया जाए। समारोपीय सत्र था, भाषण चलते रहे। 26 नवंबर 1949 को सारी चर्चाएं समाप्त हुई। उसके पहले 25 नवंबर 1949 को माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दिया। सारे लोगों की शंकाओं का निवारण करने वाला, सारे आक्षेपों को उत्तर देने वाला और संविधान की भावी दिशा स्पष्ट करने वाला भाषण था। 26 जनवरी 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष के नाते अपना अंतिम भाषण संविधान सभा में दिया और फिर प्रस्ताव रखा। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने रखा हुआ प्रस्ताव, संविधान सभा ने जिस प्रकार से संविधान को निर्धारित किया है उस संविधान को स्वीकार किया जाए। और इसीलिए संविधान स्वीकृत हुआ और तालियां बजती रही बहुत समय तक, हर्षोल्लास, तालियां बजती रही। सबने, एक भी ऐसा नहीं था संविधान सभा में उपस्थित जिसने तालियों के द्वारा संविधान का स्वागत नहीं किया। इसीलिए कल का दिन हमारे मुक्ति का दिन है, भारतीयों के मुक्ति का दिन है। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि संविधान दिवस इसलिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत हुआ था। तो यह समय के आधार पर हमने संविधान सभा की कार्यवाही को आपके सामने रखने का प्रयास किया। इस प्रकार से समय के अनुसार संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। अब हम देखेंगे कि वाचन के आधार पर कैसे संविधान की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसा मैंने कहा, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। सांसदीय प्रणाली में कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत करना होता है तो 3 बार रखना पड़ता है और 3 बार स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो इसीलिए पहले वाचन की प्रक्रिया 24 जनवरी 1947 से 29 अगस्त 1947 तक ये पहला वाचन था, जिसमें संविधान का ढांचा रखा गया, संविधान के ढांचे पर चर्चा हुई, सिफारिशें रखी गई, सिफारिशों को स्वीकृति दी गई और इस प्रकार से इस फ्रेम में संविधान बने, इसको स्वीकृति दी गई। इसको पहला वाचन कहते हैं। 24 जनवरी 1947 से 29 अगस्त 1947 तक। दूसरा वाचन शुरू हुआ 4 नवंबर 1948 से 16 नवंबर 1949 तक। माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने संविधान का मसौदा रखा, सारे मसौदे पर चर्चा हुई। मसौदे पर चर्चा होने के बाद में संविधान सभा में प्रस्ताव पारित किया कि अब इस मसौदे को आर्टिकल वाइज, अनुच्छेद वाइज, अब हर एक अनुच्छेद पर अब चर्चा आरंभ की जाती है और जितने भी अनुच्छेद मसौदे में थे सारे अनुच्छेदों पर चर्चा आरंभ हो गई। प्रत्येक अनुच्छेद लिया गया, उस पर संशोधन लिए गए, संशोधनों पर चर्चा हुई। कुछ संशोधन स्वीकृत हुए, कुछ अस्वीकृत हुए। माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी ने भी संशोधन रखे और इस प्रकार से संविधान का मसौदा परिष्कृत होते गया। मसौदा 4 नवंबर को जो था वो 4 नवंबर 48 को जो था वही 26 नवंबर 1949 को नहीं था। बहुत सारे परिवर्तन हो गए। कुछ परिवर्तन स्वयं माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा सूचित किए गए थे, संशोधित किए गए थे, कुछ अन्य लोगों के भी थे और इस प्रकार से मसौदा हर दिन परिष्कृत होते गया। हर दिन
थोड़ा थोड़ा बदलता गया। 26 नवंबर 1949 तक बदलता गया और इसीलिए 4 नवंबर 1948 से 16 नवंबर 1949 तक का समय यह दूसरा वाचन का समय था। तीसरा वाचन समारोपीय था, औपचारिकताएं थी कि संविधान बड़ा अच्छा बना, हमने ये किया वो किया, कोई संशोधन नहीं रखा गया, कोई कुछ नहीं रखा गया। सिर्फ 17 नवंबर 1949 को सिर्फ यह औपचारिकताएं पूरी की गई और इसको हम कहते हैं तीसरा वाचन। और तीसरे वाचन के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम स्वीकृति की मोहर लगाई, संविधान स्वीकृत किया गया। पहले वाचन ढांचा निर्माण की प्रक्रिया थी, दूसरा वाचन संविधान को अंतिम रूप देने का प्रयास था और तीसरा वाचन औपचारिकताएं पूरी करते हुए संविधान के स्वीकृति की प्रक्रिया थी। और इसीलिए इस प्रकार से वाचन के आधार पर भी हम लोगों ने यह प्रक्रिया देखी। अब समिति का कामकाज कैसे बन गया, समिति के कामकाज के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ढांचे का निर्माण समितियों के माध्यम से और समितियों के रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया। तो यह समितियों का काम कैसे चलता था, इस बारे में भी हम सोचेंगे। ढांचे के निर्माण के लिए जैसे मैंने कहा कि पहले वाचन के आरंभ में, मतलब 24 जनवरी 1947 को संविधान का ढांचा निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको हम पहला वाचन कहते हैं। इसमें पहले तो कुछ विषय निश्चित किए गए कि संविधान में कौन से विषय होंगे। जैसे विषय के कुछ नाम बताऊंगा, आगे हम उस पर थोड़े से और बात करेंगे। जैसे संघीय संविधान कैसे होगा, प्रांतीय संविधान कैसे होंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, नागरिकता का अधिकार क्या होगा, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होंगे। तो ऐसे अलग अलग विषय पहले निश्चित किए गए कि संविधान में इन विषयों का समावेश। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यह एक विषय हो जाता है। वरिष्ठ सभागृह चाहिए या नहीं चाहिए, यह एक विषय बन। वरिष्ठ सभागृह मतलब केंद्र में हम राज्यसभा कहते हैं, राज्य में उसको विधान परिषद कहते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो कैसे चाहिए। तो ऐसे अलग अलग विषय निश्चित किए गए और हर एक विषय के लिए एक समिति गठित की गई। समिति गठित करने के बाद में समिति को आदेश दिया, संविधान सभा में एक नियोजित प्रक्रिया के तहत समिति गठित की। ऐसे नहीं कि अध्यक्ष ने कहा कि XYZ अब को आप समिति में रहोगे, आप इस नहीं, बाकायदा एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया यह होती है कि एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है कि इस विषय पर समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति में इस विषय पर समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में इतने सदस्य होंगे और मैं इन नामों को प्रस्तावित करता हूं। बाद में उसमें यह भी होता है कि नामांकन, यदि किसी और को इस समिति में आना है या कोई और चाहता है कि अपना भी नाम इसमें आए, तो नामांकन भरना होगा। नामांकन में प्रस्तावक और अनुमोदक की जरूरत होगी। फिर यदि आवश्यकता से अधिक सदस्य आए तो चुनाव होगा और चुनाव के बाद सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में और फिर उस समिति को जरूरत हो तो उपसमितियां वो समिति बनाएगी। तो इस प्रकार से समितियों को काम था कि दिए हुए विषय पर आप चर्चा करेंगे, आवश्यकता हो तो उपसमिति बनाइए, उपसमिति समिति को रिपोर्ट देगी, समिति रिपोर्ट के आधार पर अपनी सिफारिशें निश्चित करेगी और प्रत्येक समिति का अध्यक्ष रिपोर्ट और सिफारिशें संविधान सभा में प्रस्तुत करेगा। उस पर चर्चा होगी, सिफारिशों पर चर्चा होगी, कुछ संशोधन किए जाएंगे, कुछ बदली जाएगी सिफारिशें, कुछ स्वीकृत होगी और अंतिमतः जो सिफारिशें स्वीकृत होगी वह सिफारिशें मसौदा समिति को दी जाएगी कि इस आधार पर इस विषय के संबंध में आप अनुच्छेद बनाइए।
और इसीलिए कहा जाता है कि सिफारिशें जो थी वह संविधान का ढांचा निर्माण में बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। और इस प्रकार से जितनी समितियां बनाई गई उतनी समितियों ने अपने विषय पर चर्चा की, सिफारिशें दी, संविधान सभा में चर्चा हुई और यह सारी चर्चा होने के बाद में सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया, जिसको हम कहते हैं संविधान का ढांचा। इसको रॉ मटेरियल भी कहा जाता है, संविधान बनाने के लिए रॉ मटेरियल। ऐसे नहीं कि संविधान मसौदा समिति बनाई गई, आप मसौदा तैयार कीजिए और हमारे पास ले, ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई। मैंने जो प्रक्रिया आपको बताई, आप बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि किसी ने कहा होगा मसौदा समिति बन गई, डॉक्टर अंबेडकर कहीं बैठे और संविधान का मसौदा तैयार कर दिया, लिख दिया और पारित हो गया। ऐसा संविधान नहीं बना है। कुल 23 समितियां बनाई गई थी, कुल 23। उसमें से कुछ समितियां ऐसी थी जो संविधान सभा के कामकाज के बारे में थी, या संविधान सभा का रूपांतर जब संसद में भी हो गया तो संसद कैसे चले इसके बारे में भी थी, या कुछ समितियां और किसी काम के लिए थी। जब समितियों का हम उल्लेख करेंगे तब उसके जिम्मे कौन सा काम था यह भी ऑटोमेटिकली आया था। 30 समितियां बनाई गई थी। अब मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेता हूँ, संविधान का निर्माता कहता हूं उन्हें, संविधान का फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता हूं, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। इन 23 समितियों में से 18 समितियों में डॉक्टर अंबेडकर थे, 18 समितियों में डॉक्टर अंबेडकर थे। सिर्फ अभिमान की बात नहीं है, सब खुद को सवाल पूछना चाहिए कि इतना अधिक प्रतिनिधित्व एक ही व्यक्ति को क्यों दिया गया। अन्य किसी भी सदस्य को इतना अधिक अवसर योगदान देने का नहीं प्राप्त हुआ। अन्य कोई भी सदस्य, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू इतनी समिति में नहीं है, राजेंद्र प्रसाद इतनी समितियों में नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इतनी समितियों में नहीं है। यदि मसौदा समिति छोड़ दी जाए तो सारे ही समितियों के अध्यक्ष या तो नेहरू थे, या तो पटेल थे, या तो राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर उन्होंने अपना काम बांट लिया था कि जिसमें पटेल होंगे नेहरू की जरूरत नहीं है, जिसमें नेहरू होंगे राजेंद्र प्रसाद की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो कम समितियों में थे। परंतु डॉक्टर अंबेडकर या एक ही व्यक्ति ऐसी थी कि जिनको 18 समितियों में रखा गया। यह है, जरा पीछे जाइए, पीछे मुड़कर देखिए, क्योंकि यह डॉक्टर अंबेडकर है जिन्होंने भारत का स्वतंत्रता के पूर्व का संविधान कहा जाता है, जिसका निर्माण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं, जिसको भारत का संविधान भी कहा जाता है। उसके निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो योगदान दिया, वहाँ प्रस्तापित हुआ कि यह व्यक्ति भारत में ऐसे हैं कि जो व्यक्ति दुनिया के सारे संविधानों को जानता है, दुनिया के सारे संविधानों का अध्ययन किया। इसीलिए जब ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के निर्माण में जिस व्यक्ति का योगदान लेती हैं, जिस व्यक्ति को क्रेडिट देती हैं, जिस व्यक्ति को मान्यता देती हैं, उन्होंने तो पहले ही अपना स्थान निश्चित कर लिया था। 17 दिसंबर 1946 के बाद कांग्रेस को भी ऐसा लगा कि नहीं, अब हम लोगों को बड़ी गंभीरता से इस व्यक्ति के योगदान के बारे में सोचना चाहिए। और जब 18 समितियों में डॉक्टर अंबेडकर ने योगदान दिया, 18 समितियों के रिपोर्ट पर संविधान सभा में जो चर्चा हुई, उस चर्चा में जो योगदान दिया, उसके चलते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति में गए। यदि समितियों में योगदान नहीं देते, यदि चर्चा में सहभागी नहीं होते, क्या है
कि कुछ पद जो होते हैं उसके लिए काबिलियत सिद्ध करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिलते। कुछ लोगों को कुर्सी पर बैठने पर कुर्सी की वजह से बहुमान प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है। अध्यक्ष का काम आए ना आए, किसी को अध्यक्ष बना दिया तो उस खुद को सम्मानित महसूस करता है। कुछ लोग अपने स्वयं के आधार पर कुर्सी का बहुमान बढ़ाते हैं। कुर्सी का डॉक्टर अंबेडकर ने जो 18 समितियों के माध्यम से योगदान दिया, समितियों के रिपोर्ट पर चर्चा में सहभागी होकर जो योगदान दिया, उसका फलस्वरूप उन्हें मसौदा समिति में भेजा गया और मसौदा समिति ने उन्हें अपना अध्यक्ष ऐसे ही नहीं निर्वाचित किया। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर फिर चर्चा करेंगे, स्वयं कहते हैं कि मैं तो आश्चर्यचकित हूं, मैं तो कोई संविधान निर्माण के लिए नहीं आया था, मैं तो अपने लोगों के हक सुरक्षित रखने के लिए आया था। मुझे जब मसौदा समिति में भेजा गया तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, मैं सरप्राइज फॉर मी। और जब मसौदा समिति ने वो नाम लेते हैं कि सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे सीनियर संविधान के ज्ञाता मसौदा समिति में होने के पश्चात भी जब मसौदा समिति ने मुझे अध्यक्ष बनाया तो मैं और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, इस काम के लिए नहीं आया था। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमने जितने अच्छे निर्णय लिए हैं इस संविधान सभा में, सबसे अच्छा निर्णय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को मसौदा समिति में भेजने का था और मसौदा समिति ने उनको अध्यक्ष बनाने का था। उन्होंने अपने निर्वाचन को, अपने पद को केवल न्याय ही नहीं दिया, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि उनका अभिनंदन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सारा सदन तालियों से गूंज उठा उनके अभिनंदन के लिए। कुछ अपवाद होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, अपवाद से नियम प्रस्तापित होता है। तो इसलिए समितियों में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की अहम भूमिका थी, समितियों के रिपोर्ट बनाने में अहम भूमिका थी। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद जब संविधान सभा में चर्चा हुई, उसमें भी हम कुछ झलकियां देखेंगे, उसकी अधिक विस्तार में हम नहीं जा सकते क्योंकि उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि डिबेट्स पढ़ी है, डिबेट्स मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में उपलब्ध है, जिनको भी अधिक जानकारी चाहिए ज़रूर पढ़िए। और जिस विश्वास के साथ माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को 18 समितियों में रखा गया, उस विश्वास को उन्होंने सिद्ध कर दिया, उस विश्वास को उन्होंने सिद्ध कर दिया, उस विश्वास को उन्होंने एक प्रकार से कहा कि सार्थक बनाया। सार्थक शब्द में उपयोग लाऊंगा कि ही प्रूव्ड that he is capable of that particular trust। उनमें जो ट्रस्ट किया गया उसके लिए वह सही में काबिल थे, यह उन्होंने सिद्ध कर दिया अपने योगदान के द्वारा, अपनी विद्वत्ता द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा। और सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, हम बात को कैसे रखते हैं, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। आपके पास ज्ञान है, परंतु यदि उसको रखने का तरीका आपको नहीं आता तो सामने वाला उसको स्वीकार करेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। संविधान सभा में इतना बड़ा संविधान उतने ही सारे विद्वानों के बीच स्वीकृत करवाना आसान काम नहीं था। Piloting the Constitution for me was more important than framing the Constitution। मसौदा तैयार करने से भी ज़्यादा संविधान सभा में मसौदा प्रस्तुति के बाद संविधान को स्वीकृति प्राप्त करना बिना कोई अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन के मसौदे में, दैट वाज द रियल स्किल, दैट वाज द रियल टैलेंट। और इसीलिए ज्ञाता कहते हैं कि पायलटिंग वाज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रेमिंग द
क्या कहेंगे उसको, मसौदे को फ्रेम करने, ड्राफ्ट, फ्रेमिंग द ड्राफ्ट आउट इजी, क्योंकि रॉ मटेरियल था, सिफारिशें थी, स्टाफ था, एडवाइजर था और सोर्सेस अवेलेबल थे. इट वॉज ईजी फॉर हिम टू ड्राफ्ट, नॉट ईजी बट कंपेरेटिवली as compared to piloting the constitution, drafting was little bit easy, but piloting was more important. इसीलिए तो अध्यक्ष पूछते थे कि डॉक्टर अंबेडकर आप इस संशोधन के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं अस्वीकृत करता हूं. तो अस्वीकृत करने पर जिसने प्रस्ताव रखा था नाराज नहीं होते थे, वो डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध करते थे कि आपका निर्णय हम मानते हैं, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि आपने अस्वीकृत क्यों किया, वो हम जानना चाहते हैं. अस्वीकृति का खेद नहीं था. डॉक्टर अंबेडकर जब कभी कभी किसी प्रस्ताव पर नहीं बोलते थे तो प्रस्तावक को उसका खेद होता था और वो कहता था अध्यक्ष से, अध्यक्ष महोदय जरा डॉक्टर अंबेडकर से कहिए ना कि वो कुछ कहे कि भाई क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया. और अध्यक्ष कहते थे, सॉरी जेंटलमैन, आई कांट कंपेल हिम, मुझे माफ़ कीजिए, मैं उनको ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि आपको बोलना ही है. हाँ, आपके साथ मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा और मैं भी सुनना चाहूँगा कि उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट किया. तो ये सिचुएशन थी. भाई पढ़ो, देखो, जानो कौन सी समितियाँ बनाई गई थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर थे, उनके नाम मैं आपके सामने देता. सबसे महत्वपूर्ण समिति थी परामर्शदाता समिति, एडवाइजरी कमेटी, जिसके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे. उसके बाद में मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स परामर्शदाता समिति का विषय था और उसी के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी बनाई गई थी जिसमें भी डॉक्टर अंबेडकर थे. और परामर्शदाता समिति के अंतर्गत ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उप समिति थी जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों का भी समावेश था. उस उप समिति में भी माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे. इसीलिए हमारे आरक्षण और संरक्षण बचे रहे. समिति में नहीं होते, उप समिति में नहीं होते, ये सोचने की बात है. बचते नहीं बचते इस पर तर्क नहीं, मगर थे इसीलिए सुरक्षित है. संघीय संविधान समिति, उस समय सोचा गया था कि दो अलग अलग संविधान बनेंगे, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगी, एक प्रांतों की प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन होगी. संघीय संविधान. नागरिकों के अधिकार संबंधी समिति, नागरिकों के भाषावार प्रांत रचना, लिंग्विस्टिक स्टेट के संबंध में जो समिति बनी थी उसमें भी माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे. राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु इलेक्टोरल कॉलेज क्या हो, निर्वाचन क्षेत्र क्या हो राष्ट्रपति के लिए, उस समिति में भी माननीय डॉक्टर अंबेडकर थे. राज्यसभा और विधान परिषद की स्थापना के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर थे. राष्ट्रध्वज समिति में डॉक्टर अंबेडकर थे. संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारण करने के लिए जो समिति बनी थी उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर थे. प्रांतीय संविधान समिति बनी थी, उसमें भी डॉक्टर अंबेडकर थे. हमारे संविधान को यदि पढ़ो तो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर संघीय संविधान कहते हैं और कुछ चैप्टर्स प्रांतीय संविधान कहते हैं. प्रांत का विधानमंडल, प्रांत के विधानमंडल, प्रांत का मंत्रिमंडल, राज्यपाल, ये सारे प्रांत में आते हैं. और संघीय विधान, संघीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सारा संघीय संविधान का हिस्सा बना जाता है. एक महत्व का परिवर्तन हुआ था. 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ. जब स्वतंत्र हो गया भारत तो कौन से कानून से चलेगा भाई, संविधान तो था नहीं, संविधान तो निर्माण की प्रक्रिया थी, कौन से कानून से चलेगा. उसके पहले जो भारत चलता था, भारत का शासन प्रशासन चलता था, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन भारत का शासन प्रशासन चलता था. किसने बनाया था ये, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बना था. क्या स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून से भारत चलेगा, स्वतंत्र भारत? नहीं. इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया जिसको कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
1947, इसमें भी डॉक्टर आम्बेडकर थे, इसमें भी डॉक्टर आम्बेडकर थे। और इसके तहत 15 अगस्त 1947 के बाद इस कानून के तहत शासन प्रशासन चलता रहा 26 जनवरी 1950 तक। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हमारे पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का शासन नहीं था, हमारे पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हम लोग शासित होते थे। बाद में पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद पूर्व पंजाब और पश्चिम बंगाल में निर्वासित लोग आ गए। उनका संविधान में क्या स्थान होगा, उनके क्या अधिकार होंगे, उनको कौन सी आरक्षण की नीति, उनको कौन से विशेष अधिकार दिए जाएंगे, इसके बारे में जो समिति बनी थी उसमें भी डॉक्टर आम्बेडकर थे। और एक और राजभाषा समिति, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, अंग्रेजी में इसको हिंदी या ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह राष्ट्र की भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज की समिति भी बनी थी। तो इन समितियों में विषय आपको सामने मैंने रखा, मैं दोहराऊंगा नहीं, इतने सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जो समितियां बनाई गई थी उस समिति में डॉक्टर आम्बेडकर थे, उस समितियों के माध्यम से उन्होंने योगदान दिया। मैं खेद प्रदर्शित करता हूं कि मेरे सारे प्रयासों के बाद भी इन समितियों के मिनट्स मुझे प्राप्त नहीं हो पाए। यदि प्राप्त होते कहीं से तो मैं जैसे संविधान सभा डिबेट्स का अनुवाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से इन डिबेट्स में कम से कम माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा वह मैं आपके समक्ष रख सकता था, परंतु मैं खेद प्रदर्शित करता हूँ, मैंने बहुत प्रयास किए। हमारे